वीडियो की आज श्रृंखला में आज हम बीए पार्ट थर्ड और बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी एवं विवाह का विषय मानव शास्त्रीय विचारधारा एवं अध्ययन पर एक लंबे समय तक छाया रहा और पिछले 100 वर्षों से इस विषय का विकास हो रहा है। अनेक मानवशास्त्रियों ने विश्व के विभिन्न भागों में बसने वाली जनजातियों के समाजों का अध्ययन करके अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और नातेदारी, विवाह, परिवार और अन्य मानवशास्त्रीय विषयों में हमारे ज्ञान की वृद्धि की है। इन विद्वानों में खासकर जो नाम लिए जाते हैं वह हैं मैक्लेनन, हेनरी मैन, लुइस मॉर्गन, रेटिकल ब्राउन, मेलिनोवस्की, इवांस प्रिचार्ड, मुरडॉक, मेयर फोर्टेस, लेवी स्ट्रास, लुई ड्यूमा आदि ये कुछ मानवशास्त्री हैं जो हम कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र या मानवशास्त्र पर इन्होंने बहुत कुछ काम किया है और इनका नाम जो है नातेदारी के रूप में एक कह सकते हैं कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नातेदारी का अध्ययन प्रारंभ करने वालों में सामान्यतः वकील एवं विधि शास्त्री के विद्यार्थी थे, छात्र थे और इसलिए आज नातेदारी का जो अध्ययन है अधिकार की बात करता है, दावे दायित्व की बात करता है, पितृ अधिकार की बात करता है, संविदा पितृ बंधुत्व जैसी सामूहिक अवधारणाओं तथा कानूनी शब्दावली से परिपूर्ण हम कह सकते हैं हमें नातेदारी देखने को मिलती है, जहाँ संपत्ति का हस्तांतरण, उत्तराधिकार किसे होगा, इसका निर्धारण नातेदारों में वरीयता के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ हम नातेदारी आखिर है क्या, नातेदारी व्यवस्था क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार और नातेदारी को सृष्टि के प्रारंभ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया उनमें आर्थिक हित और सामूहिक सुरक्षा महत्वपूर्ण थी। व्यक्ति समान भाषा, धर्म, जाति व राष्ट्र के लोगों के बीच में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, XYZ कोई भी है, वह अपने भाषाभाषी लोगों में या अपने धर्म के लोगों में या अपनी जाति के लोगों में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। जहाँ हम विदेशों में जाते हैं, विदेशों की जहाँ बात करते हैं तो विदेशों में हम वहाँ ज़्यादा अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे जहाँ हमारे भारतीय लोग ज़्यादा रहते हैं। हम आप आज अपना एक सामान्य सी बात है, कहीं मकान भी बनाना चाहते हैं तो सामान्यतः प्राथमिकता हम उस बात को देते हैं कि जहाँ हमारी जाति के लोग ज़्यादा हों, हमारे धर्म के लोग ज़्यादा हों या हमारी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति इन समूहों में अपने आप को कुछ सुरक्षित महसूस करता है और सृष्टि के प्रारंभ से ही व्यक्ति ने यानी एक सुरक्षा की भावना को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है कि वह अधिक सुरक्षित कहाँ है और इसके लिए विभिन्न संगठनों का निर्माण हुआ, हम ये कह सकते हैं। आगे है इसमें, लेकिन इनसे भी ज़्यादा वह अपने आप को नातेदारों के बीच सुरक्षित महसूस करता है। वह जानता है कि जब वह अपने धर्म, जाति या राष्ट्र वाले उसे छोड़ देंगे, लेकिन नातेदारी एक ऐसा संगठन है कि वह हमेशा मेरे साथ होगा। यानी इसका मतलब ये है कि नातेदारी व्यवस्था या नातेदारी एक ऐसा समूह है
जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखता है, या हम ये कह सकते हैं कि उस समूह में व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। वो अपनी भाषा, धर्म, जाति और राष्ट्र के लोगों में तो सुरक्षित महसूस करता ही करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो वो है नातेदारी समूह। वो जानता है और वह मानता है कि जाति भी मेरे को छोड़ देगी और अपने धर्म वाले भी मेरे को छोड़ देंगे, तो कम से कम उस समय मेरे पास जो होगा वह नातेदारी समूह होगा, और नातेदारी समूह मेरा यानी भले बुरे में हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो नातेदारी समूह या नातेदारी संगठन एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न सगे संबंधियों, विवाह संबंधियों के व्यक्तियों के द्वारा निर्मित होता है, और वहाँ व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर मनुष्य का अपने नातेदारों से इतना लगाव क्यों है? तो इसका एक हम कह सकते हैं कि संभावित उत्तर ये दिया जाता है कि मानव विकास की एक जो लंबी अवधि है, और लंबी अवधि से उन समाजों में जो रह रहा है जिनका आधार नातेदारी पर बने समूह हैं। नातेदारी विहीन व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठाहीन या मृतक के समान ही माना जाता है। हम परिचितों पर ही अधिक विश्वास करते हैं और नातेदारों से अधिक परिचित मैं समझता हूं कि और कौन हो सकता है। तो मनुष्य समाज में जहां तक है, जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त एवं विवाह के आधार पर जो बने संबंध हैं वे अधिक स्थायी और घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रियाओं का ही एक परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, उन्हें हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यानी नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत उन संबंधों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो रक्त संबंध हैं, चाहे वो विवाह संबंध हैं। और एक तीसरा संबंध इसमें हम और देखते हैं कि काल्पनिक संबंध। काल्पनिक संबंधों को भी हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ हम कुछ परिभाषाओं को, यहाँ नातेदारी की परिभाषा हम देखेंगे। कुछ मानव शास्त्रियों ने अपनी एक परिभाषा दी है, जिसमें पहली परिभाषा है लूसी मेयर के अनुसार, और लूसी मेयर कहती हैं कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक संबंधों में व्यक्त किया जाता है। यानी यहाँ वो कहती हैं कि नातेदारी व्यवस्था में सामाजिक संबंधों को जैविक संबंधों में व्यक्त किया जाता है। यानी संबंध हमारे भले ही जैविक नहीं है, सामाजिक रीति रिवाजों के आधार पर वो संबंध बने हैं, लेकिन फिर भी उनको जैविक संबंधों में ही व्यक्त किया जाता है। इसका यहाँ यानी ये कहना चाहते हैं कि हमारे वे संबंध जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं, समाज की जिनको मान्यता है, और भले ही वो जैविक नहीं है, लेकिन उन संबंधों को भी नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, उसको भी नातेदार कहा जाता है। एक परिभाषा और है यहाँ डॉक्टर रिवर्स के अनुसार, और डॉक्टर रिवर्स ने जो परिभाषा दी है वो कहते हैं कि बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जाती है। यानी डॉक्टर रिवर्स यहाँ कहते हैं कि नातेदारी वह है, या नातेदारी का संबंध उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जाती हैं। यानी यहाँ इन्होंने वंशावलियों का महत्व जो दिया है, वंशावलियों से नातेदारी व्यवस्था को जोड़ा है कि वंशावलियों के आधार पर हम अपने जहाँ संबंधों को व्यक्त करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, वह जो व्यवस्था है उसको हम नातेदारी के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं।
तो यहाँ ये देखने में आता है कि नातेदारी उन व्यक्तियों को, या नातेदार हम कह सकते हैं कि नातेदारी व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है। और वंशावली संबंध जो होते हैं वो परिवार से पैदा होते हैं और वे परिवार पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे संबंधों को समाज की कह सकते हैं कि स्वीकृति होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राणी शास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर दिया तो वे नातेदार माने जाते हैं। और इसमें हम उदाहरण ये ले सकते हैं कि जैसे जिसमें गोद लिए हुए जो बच्चे होते हैं उनसे उनका कोई प्राणी शास्त्रीय संबंध नहीं होता, लेकिन एक सामाजिक स्वीकृति उनको मिल जाती है, सामाजिक मान्यता उनको मिल जाती है, तो उनको यानी नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत या अपना नातेदार मान लिया जाता है। तो उसको यानी वही असली पुत्र के बराबर सम्मान, अधिकार, सब कुछ वही मिलते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ कि भारत में भी हम यदि प्राचीन इतिहास में हम जाएं तो प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की के होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न जो पुत्र होता था उसे क्षेत्रज के नाम से जानते थे और उन्हें नातेदारी में सम्मिलित किया जाता था। इसका कारण, और हमें जहाँ तक है इसके हम और भी उदाहरण आज वर्तमान समाज में भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें हम उदाहरण देखें तो बहुपति विवाही जो टोडा एक जनजाति है उनमें क्या होता है कि बच्चों का प्राणी शास्त्रीय पिता भले ही कोई भी हो, लेकिन सामाजिक रूप से उसका पिता वही भाई माना जाता है जिसने परसुत्पिमी संस्कार किया हो। टोडा जनजाति का जहाँ तक सवाल है तो टोडा जनजाति जो है एक बहुपति प्रथा वाली जनजाति है। उस जनजाति में बहुपति प्रथा पाई जाती है, तो वहाँ जैविक पिता का सामान्यतः पता नहीं चलता है कि अमुक बच्चे का जैविक पिता कौन है। तो वहाँ जैविक पिता भले ही कोई भी हो, लेकिन वहाँ जो पिता का जो निर्धारण होता है तो उस जनजाति में एक परसुत्पिमी नामक संस्कार किया जाता है और उस संस्कार में जो भाई पिता की भूमिका अदा करता है वही उसका पिता माना जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ प्राणी शास्त्रीय या जैविक पिता होना आवश्यक नहीं है, यहाँ समाज की स्वीकृति, समाज की मान्यता का होना ज्यादा आवश्यक है। और इसका कारण यह है कि नातेदारी एक सामाजिक तत्व है जिसमें समाज की स्वीकृति महत्वपूर्ण है। संबंधों की सामाजिक स्वीकृति के नियम हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न समाजों में और भिन्न भिन्न स्थानों पर ये भिन्न भिन्न हमको देखने को मिलते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इसका कोई सर्वमान्य तरीका भी नहीं है। जितने हम समाजों में देखेंगे, जितने भी हम जनजातियों समाजों की बात करें, जितने भी हम सब समाजों की बात करें, ये हो सकता है कि वहाँ यानी भिन्न भिन्न रीति रिवाज हैं, भिन्न भिन्न तरीके हैं, भिन्न भिन्न यानी गोद लेने के तरीके हैं या भिन्न भिन्न पिता पुत्र संबंध निर्धारित करने के तरीके हैं। ये अवश्य है और इसका कोई पूरे विश्व में हम कहें कि कोई एक सर्वमान्य तरीका है, ऐसा सर्वमान्य तरीका नहीं होता है। तो यहाँ नातेदारों में ये बात स्पष्ट होती है कि इसमें हम रक्त संबंधियों एवं विवाह संबंधियों दोनों को सम्मिलित करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ एक तीसरे संबंधी हम उनको और सम्मिलित करते हैं जो गोद लिए हुए संबंधी होते हैं, जिन्हें काल्पनिक संबंधी कहा जाता है। तो 3 प्रकार के संबंधी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि नातेदारी क्या है, नातेदारी व्यवस्था क्या है, वो आपको स्पष्ट हुई होगी, क्लियर हुई होगी। एक बार मैं पुनः और बताता हूँ कि नातेदारी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अंतर्गत समाज की मान्यताओं के आधार पर वे संबंधी आते हैं, चाहे वो रक्त संबंधी हैं, चाहे वो विवाह संबंधी हैं, चाहे वो काल्पनिक संबंधी हैं। इसमें
जैविक तथ्यों से कि कह सकते हैं कि जैविक तथ्यों पर सामाजिक तथ्य हावी होते हैं। और इसी का ये कारण है कि भले ही कोई जो संबंध हैं उनमें आपस में कोई जैविक संबंध नहीं हो, प्राणी शास्त्रीय संबंध नहीं हो, मगर समाज ने उसको मान्यता देती है तो वह प्राणी शास्त्री या जैविक संबंधी माना जाएगा, नातेदारी का एक अंग होगा। जिसमें हमने एक उदाहरण जो बताया था कि गोद लिए हुए बच्चे जो होते हैं उनका उससे कोई जैविक या प्राणी संबंधी संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो है उसका पुत्र या पुत्री सामाजिक तौर पर कहा जाता है। तो नातेदारी के अंतर्गत हम 3 प्रकार के संबंधों को जहाँ तक देखते हैं, रक्त संबंध, विवाह संबंध और काल्पनिक संबंध। इसके आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नातेदारी के भेद या नातेदारी के प्रकार। धन्यवाद।